Good morning to all of you. Issue of share, फोर फीचर एंड रीइश्यू का कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका। उसमें हम लोग आज इलस्ट्रेशन नंबर 40 को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस का साइज देखने से ही पता चल रहा है कि लंबा क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है, राइट। चलिए एक बार स्क्रीन अगर आपको दिखे कंफर्म करिएगा। ठीक है, हुआ। चलिए यस अगर इसमें अगर आपको डाउट आया है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आया है कि पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, कैसे करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा बातें तो सेम ही रहती है हर क्वेश्चन में। सर, कैश बुक वाला कॉलम बता दीजिए। कैश बुक वाला देखो, कैश बुक कहता है प्रिपेयर कैश बुक। तो ये बचपन से यानी कि 11 से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि जब भी हम कैश बुक का एंट्री करेंगे यानी कैश बुक जब प्रिपेयर करेंगे तो हम कैश का एंट्री जो है यानी कि जर्नल एंट्री हम नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि कैश बुक अपने आप में एक सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक कुछ और नहीं होता है, वो जर्नल का ही सब्स्टिट्यूट होता है। ये बात हमको मालूम है। तो जहां पे भी अगर देखेंगे, अभी हम कॉन्सेप्चुअली नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कैश बुक का बैंक कॉलम बनाया, तो जहां जहां से पैसे आए वहां पे आपको सीधे सीधे कैश बुक में, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि जो हम एंट्री कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी को हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो ये वाला एंट्री करना है और ये कहाँ पे कर देना है, डायरेक्टली जाके कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक 3 डायमेंशन में होता है। कैश बुक का कैश कॉलम भी हो सकता है, बैंक कॉलम भी हो सकता है और डिस्काउंट कॉलम भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे कैश का एंट्री इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज जब शेयर्स का एप्लीकेशन आता है तो बैंक के थ्रू ही आता है, कोई आके नगद तो देता नहीं है। इसीलिए आपको स्पेसिफिकली लिखा भी हुआ है कैश बुक का बैंक कॉलम। ठीक है, अब इसके अंदर के क्या कंटेंट है वो बात की बात है, वो तो कॉन्सेप्चुअली है, वो तो आप एंट्री करोगे तो भी वही रहेगा और आप कैश बुक में जाके लिखोगे तो भी वही रहेगा, राइट। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए कि कैश बुक जहां जहां पे हम एंट्री कर रहे हैं, पीछे से भी कह रहे हैं आपको, वहां पे आपको कैश से रिलेटेड एंट्री आपको नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट अगर एक बार देखिए तो सिंपल सा बात है, दो ही रिक्वायरमेंट बोल रहा है। कहता है कि कैश बुक बनाओ और फोर फीटेड शेयर का अकाउंट बनाओ। इस क्वेश्चंस में आपको जर्नल एंट्री करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए थोड़ा सा माइंड को डेवलप करना पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, मान लेते हैं हम कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट ही जब बचपन में पढ़ते थे लिखते थे तो जर्नल एंट्री करते थे, फिर हम कैश का एक लेजर बनाते थे कैश अकाउंट और यहाँ पे लिखते थे टू कैपिटल। तो अब आपका दिमाग अगर इतना डेवलप हो चुका है कि आप बिना जर्नल एंट्री किए हुए भी लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं तो रफ में आपको वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री करना पड़ेगा ताकि आपको पता चल पाए, ताकि आप उसको लेजर में पोस्ट कर। ठीक है, ये सारा बात है। अब क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशन इतना है, क्वेश्चंस बोल रहा है कि आपको जर्नल एंट्री नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर हमको तो एंट्री जर्नल एंट्री तो करना पड़ेगा वर्किंग नोट में, लेकिन वो क्वेश्चंस का मेन पार्ट नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्किंग नोट में आप जर्नल एंट्री भी बना सकते। फिर भी चलिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चंस में टिपिकली डाउट है तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बार क्वेश्चन देखिए। गोल्डन जूट लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 shares of rupees 10 is payable, 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 2 and second call, right। एक बार देख लीजिए, 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 रुपया, 3 3 2 2 3 3 6 6 4 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया हो गया। तो इशू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है एक्स हु होल्ड 100 शेयर हैज पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट। अब एक्स के पास जो शेयर है उसने एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया,
फर्स्ट कॉल पे दिया। तो एक आपको वर्किंग नोट टेबल की तरह हम बता सकते थे, वो आपको बताया भी था। यहाँ पे आपको दिया हो, देखो एक्स का जो शेयर है उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, और यहाँ पे सेकेंड कॉल पे स्टार लगाया है। इसका मतलब ये है कि इसने सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया, क्वेश्चन ही बोल रहा है। नहीं। ठीक है। वाई कहता है वाई हु होल्ड्स 200 शेयर हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा दिया, जो भी रेट है, अभी रेट आपको डिसाइडेड है, अलॉटमेंट का दिया, और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है। स्टार लगा हुआ का मतलब ये है कि ये पैसे आपको नहीं मिले हैं। जेट के पास 300 शेयर था, वो पे किया ओनली एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन का मनी दिया, और ना तो अलॉटमेंट का दिया, ना ही फर्स्ट कॉल का दिया, और ना ही सेकेंड कॉल का। तो ये नंबर ऑफ शेयर इनटू आपका जो रेट है वो डिसाइड किया हुआ है, राइट। तो आपके पास टोटल जो शेयर्स कितने हो गए, 3 2 5 एक 600 शेयर है, उसमें से कभी कभी कहीं कहीं पैसा नहीं मिला है। तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन 600 शेयर पे कितना हुआ, 900 अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 1000, और 1200 यहाँ पे। टोटल भी कर सकते हैं, ये इसलिए निकाला गया है क्योंकि इतना से आपका कैश का अकाउंट, जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा उतना कम आएगा, फर्स्ट कॉल पे इतना कम आएगा, सेकंड कॉल पे इतना कम आएगा, राइट। और अमाउंट रिसीव्ड ऑन 600 शेयर पे आपको जो 600 शेयर है उसका कितना पैसा आया, एप्लीकेशन के टाइम में 6 3 9 9 9 1800, यहाँ पे 6 और 3 900, यहाँ पे 200, और यहाँ पे सेकंड कॉल में तो किसी का आया ही नहीं, राइट। अब कह रहा है द कंपनी forfeited the share of defaulting shareholder and reissue 200 of the above share at the discount of 2% credited as fully paid। तो अब परसेंटेज लेके आ गया, कोई बात नहीं, 200 शेयर्स को री इशू किया जा रहा है, हमारा शेयर्स का दाम है 10 रुपया, है ना। तो कितना होना चाहिए, 2000, 2% डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, यानी कि 2000 का 2% कितना हो गया, लगा के देखिए। 2%, 20% नहीं है, 2%, बहुत छोटा सा अमाउंट होगा। 2000 का 10% तो होगा 200, और 2% हो जाएगा 40 रुपया, राइट। 1960 रुपया में हम री इशू कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। हमारे पास फोर फीचर में पैसा जो अमाउंट रिसीव्ड है ये 1800, 927, तो 2900 रुपया पड़ा हुआ है, तो 40 रुपये तो डिस्काउंट दे ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपल सा बात है। तो आपका जब एप्लीकेशन मनी आप जब बनाओगे, एंट्री तो करना नहीं है, तो सीधे सीधे 10,000 शेयर्स पे 3 रुपया एप्लीकेशन मनी आएगा, तो 30,000 यहाँ पे डाल दिया गया, कोई इशू नहीं है। शेयर एप्लीकेशन 10,000 शेयर, 3 पर एच, ठीक है जी। चलिए उसके बाद शेयर अलॉटमेंट पे कितना आएगा, 10,000 शेयर्स पे 3 रुपया पर शेयर आना है, 30,000 आना है, लेकिन आपको टेबल में कैलकुलेट करके बताया गया कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया, 900 रुपया, तो 900 रुपया घटा लोगे, ठीक है। तो 30,000 में से 900 घटेगा 29,100, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर शेयर फर्स्ट कॉल पे 20,000 रुपया आना है, और 20,000 में से कितना नहीं आया वो टेबल में आपने देख लिया, यहाँ पे 600 और 400, वाई और जेड का, ठीक है जी। चलिए, तो हम यहाँ से 1,000 रुपया लेस कर देंगे। फिर वैसे ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 10,000 शेयर, 1200 नॉट रिसीव, ठीक है, 18,800, कितना हो गया आपको, 20,000 में से 1200 जब घटेगा तो 18,800 ही जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए, अब जो शेयर री इशू हो रहा है उसके भी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, जर्नल एंट्री से लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल पैसा कितना आएगा वो भी मैंने 1960 रुपये आपको बताया कैसे। 200 शेयर आपने री इशू किया है 10 रुपए के हिसाब से, राइट, 2000, और 2% डिस्काउंट है तो 40 रुपये डिस्काउंट, तो 1960 रुपया। अब सवाल ये है कि ये कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट जो बना रहा है, तो हमने शेयर्स कितना जब्त किया है, टोटल हमने यहाँ पे जब्त किया 2900। री इशू के टाइम पे अभी सुनो 9.80 पर शेयर कैसे हो गया है? कैसे हो गया, आसमान से टपका, भगवान जी गिफ्ट दिए हैं। जब अगर आप थोड़ा सा आंख कान खोल के पढ़ेंगे, मैं मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, The company forfeited the share of defaulting share and reissue of 200 share of the above share at a discount of 2%। तो
एक शेयर का दाम है आपका 10 रुपया, 10 रुपये का 2% कितना होता है? 2 रुपया। हाँ, 10 रुपये का 2% 2 रुपया होता है, 20 पैसा होगा। 20% 2 रुपया होगा भाई। यस सर। ठीक है, 20 पैसा हुआ तो कितना में इशू हुआ? 10 रुपए का शेयर आप इशू किया, 9 रुपया 80 पैसा। 200 शेयर है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिला आपको आंसर। 200 शेयर यस। 9.8 पर शेयर, आप 1960 रुपया। अभी इसमें सवाल एक ये भी है आपको मेन, कि अब हमारे को ये सोचना है कि ये 200 शेयर जो जब्त हुए हैं वो किस कैटेगरी में के हुए हैं। सवाल ये भी है, आपके दिमाग में आना चाहिए। भाई मेरे पास शेयर्स तो जब्त हुए, कितना, किसका शेयर, किसका किसका शेयर जब्त हुआ है? सारा का सारा शेयर जब्त हुआ है, 100, 200, 300, तीन तो पांच एक 600 शेयर जब्त हुए। अब 200 शेयर जो रीइश्यू हुआ है वो एक्स का हुआ है, या एक्स और वाई का हुआ है, या केवल वाई का हुआ है, या जेड का हुआ है? क्वेश्चन तो बोला ही नहीं। क्वेश्चन बोला क्या? क्योंकि जिसका रीइश्यू होगा उस पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देख रहे हो ना आप? तो आप शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो हमारे पास ये तो 2900 आया कैलकुलेशन टेबल से, वो तो है क्योंकि 2900 रुपया ही आपने जब्त किया है अभी तक। टेबल में आपने देखा, एप्लीकेशन पे 1800 आया था, अलॉटमेंट पे 900 आया था, और फर्स्ट कॉल पे 200 आया था। 18 और 9 27, और 2900 रुपया आया। ठीक है जी, 2900 आया, और हमारा लॉस कितना मेंटेन हुआ? 40 रुपया। राइट। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस सीडी। अब देखिए, कायदे से जितना शेयर रीइश्यू हुआ है उसको तो कैपिटल रिजर्व में जाना है, जाना है ना। एंट्री तो किया नहीं इसने। भाई 200 शेयर पे जितना प्रॉफिट हुआ वो तो जाना है। लेकिन हमारे को तीन कैटेगरी में से मालूम ही नहीं है किसका गया। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होगा, नहीं मालूम होगा कौन सा शेयर रीइश्यू हुआ, लेकिन नहीं हुआ। तो इसके बारे में कुछ आप नोट्स वगैरह लिख के दे सकते हैं, या आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। इन दिस क्वेश्चन, no amount of share forfeiture will be account transferred to capital reserve, and it is not known that how many of 200 share reissue belonging to share X, how many belonging to Y, and how many belonging to Z। तो हम कोई भगवान जी तो है नहीं, है ना। आप किसी एक का मान के आप कर सकते हो। अगर आपने प्रिजम्पशन लिया कि Y का ही शेयर री इशू है, तो उस पर जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। तो आपको ये बस बाकायदा एक नोट भी देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? क्या क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम ये है, इसने बोला ही नहीं कि 200 शेयर जो री इशू है वो किस कैटेगरी का था। एक्स का था, तो एक्स का था तो उसका तो 100 ही शेयर था। तो जाहिर सी बात है वाई में भी कुछ घुसेगा, या हो सकता है वाई का ही किया या जेड का किया। नहीं किया तो आपको यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया, यहाँ पे नोट नंबर 3 लगाया। आपको भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा ऐसे, नोट नंबर 3 लगा के लिखा, क्लियर कट। तो क्वेश्चंस बुक का इतना इलस्ट्रेटिव है आपका कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्डिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है वो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो क्लियर कट समझ में आया। तो हमने इसमें कहाँ पे क्या नहीं किया, हमने बाकी सारे काम नहीं किए, क्योंकि हमारे को रिक्वायरमेंट था कैश बुक बनाओ, तो कैश का एंट्री या बैंक का एंट्री कर लेना था, और शेयर फोर फ्यूचर का अकाउंट बना। सिंपल सा बात है। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं, सिंपल सा बात है। जर्नल एंट्री करके लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं। अब क्या जर्नल एंट्री करते हैं? अब जब भी हम शेयर फोर फ्यूचर का एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं? यही करते हैं ना, इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं, और नीचे शेयर फोर फ्यूचर को करते हैं। तो शेयर फोर फ्यूचर में अमाउंट कौन सा आता है? जो अमाउंट आपने फोर फ्यूटेड किया हुआ है। राइट। यहाँ पे तो टोटल का टोटल आपका 600 शेयर 6000 डेबिट होगा, लेकिन शेयर फोर फ्यूचर में कितना पोस्टिंग होगा? 2900। बाकी कहाँ जाएगा? बाकी कहाँ पे जाएगा? जो पैसा आपका अलॉटमेंट का जो नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, एंड सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल का नहीं मिला, वही यहाँ पे आएगा। वो टेबल से आपने निकाला है, आप लिख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कितना कितना पैसा अमाउंट नॉट रिसीव, 900, 1000 एंड 1200 लिख लीजिए यहाँ पे। 900, 900, 1000 एंड 1200, ये 6000 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे को इस लेजर को पोस्ट करना है, तो इसको लेजर अकाउंट जब खोलोगे शेयर फोर फ्यूचर, तो बाई शेयर कैपिटल 2900 आएगा। सिंपल सी बात।
ठीक है। तो सिंपल जो आपने बचपन में यानी कि 11th में जर्नल से लेकर पोस्टिंग करना सीखा है, तो थोड़ा सा अब दिमाग को उस लेवल पे रखना पड़ेगा कि बिना जर्नल एंट्री किए हुए भी हमको लेजर में पोस्टिंग कर सके। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन? यस। ठीक है। नो सर। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है भी। आप ऐसा सोचोगे कि नॉर्मली वन शॉट में देखते ही बन जाए, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर भी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली सब कुछ हमने किया हुआ है। बस आपको उसको रिफाइन करना है क्वेश्चन पे। तो जितना क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाओगे और जितना डाउट्स भी आप रखोगे, तो भी आपको फायदा। ठीक है, और कुछ नहीं पूछना आज? नो सर। चलिए, कोशिश करिए दीपावली से पहले ये चैप्टर कम से कम फिनिश हो जाए, नहीं तो उधर छठी मैया बुलाने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। कोशिश रहना चाहिए हम लोग का। चलिए, ओके। अगर आज का डाउट समाप्त हुआ, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे हम लोग। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर। गुड डे टू ऑल।